everyone, how are you all doing? I hope you all are all right, and today we are going to start up with the atmospheric refraction. आज का हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को समझना। और लास्ट क्लास में हमने अपने चैप्टर का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट कवर करा था, दैट वाज ग्लास प्रिज्म एंड रेनबो फॉर्मेशन। अब यहाँ से जो है आपके इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, ग्लास प्रिज्म से रिफ्रैक्शन, और हमने देखा था कि ये जो अलग अलग डिफेक्ट्स होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। ठीक है, यहाँ से आपसे कुछ पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं, साथ ही में आपसे इनके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करने हैं। और उसके अलावा यहाँ से आपका ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, उसी के बाद आप समझ पाओगे रेनबो फॉर्मेशन को। और रेनबो फॉर्मेशन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं रेनबो फॉर्मेशन से। ओके, अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बेसिस पे आज हम बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना समझेंगे, जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, और हम समझेंगे कि हमारे स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं और प्लैनेट्स क्यों नहीं करते। फिर हम देखेंगे सनराइज़ और सनसेट, एडवांस सनराइज़ और डिलेड सनसेट का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। फिर हम नए कॉन्सेप्ट में घुस जाएंगे, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और उसमें हम पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट एंड व्हाई इज़ द कलर ऑफ स्काई ब्लू। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट, जिससे हम जानेंगे टिंडल इफेक्ट के बारे में और हमारे स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, इस चीज़ के बारे में। ठीक है, चलिए अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज़ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, रिफ्रैक्शन बेसिकली आपको क्लियर होना चाहिए। पहले वर्ड का मीनिंग समझेंगे। एटमॉस्फेरिक यानी कि एटमॉस्फेयर में होने वाला कोई फिनोमिना है, एंड रिफ्रैक्शन यानी कि मीडियम में चेंज आया, लाइट की बेंडिंग होगी, है ना, और आपकी स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज हो सकती है। ठीक है, होती है, मतलब मीडियम चेंज होता है तो लाइट की स्पीड चेंज होती है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कई बार आप कहीं जाते हो तो लेट्स सपोज आप किसी शॉप पे गए, वहाँ पे कोई भी चीज़ बन रही है, तो जब आपका यहाँ पर कोई रेडिएटर होगा, फायर की सोर्स होगा कोई, तो उसके ऊपर आप देखोगे कि वेवरिंग सी होती है ना। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, तो जो कोई चीज़ें रखी होती हैं वहाँ पे फायर का जो रेडिएटर होगा, उसके ऊपर से जो हीट निकल रही होगी, उसके ऊपर एयर आपको ऐसे लगती है जैसे कि घूम रही है, और वहाँ पर चीज़ें जो रखी हैं वो मूवमेंट कर रही हैं। ठीक है, you might have observed the apparent random wavering or flickering of objects seen through a turbulent stream of hot air. हॉट एयर यानी कि जो हमने जैसे रेडिएटर फायर का वो सोर्स ऑन किया, तो वहाँ से गरम गरम हवा ऊपर उठी, और उसके बाद हमें जो हवा, मान लो हम इस साइड खड़े हैं, वहाँ पर वो सोर्स रखा है, वहाँ से जो वो एयर आ रही है, उसके पीछे जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें कैसी लगती हैं, उनकी हमें रैंडम वेवरिंग नज़र आती है। एपरेंट क्यों कहा? एपरेंट इज समथिंग विच इज़ लाइक वर्चुअल, जो कि सच में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस फिनोमिना हमें लगता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन का ऐसा फिनोमिना है, मोर स्पेसिफिकली एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जिसकी वजह से जो उस हॉट रेडिएटर के ऊपर जो गर्म हवाएं हैं, उसके पीछे जितनी भी चीज़ें रखी हैं वो हमें घूमती हुई नज़र आती हैं। ठीक है, a flickering of objects seen through a turbulent stream of hot air rising above a fire or radiator. Okay, the air just above the fire becomes hotter than the air further up. अब यहाँ समझो कॉन्सेप्ट। मैंने कहा कि वो जो रेडिएटर है आपका यहाँ से आपका रेडिएटर है, यानी कि यहाँ हीट वगैरह रिलीज़ होगी, और इसके ऊपर वाली जो एयर होगी वो कैसी होगी, हॉट एयर होगी। ठीक है,
मान लो कि इतने एरिया को उस हॉट एयर ने कवर कर लिया और उसके ऊपर होगी हमारी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक एयर, यानी कि इसके कंपैरिजन में ये वाली एयर कैसी होगी, ठंडी होगी। ओके, सो यहाँ हमें क्या समझना है, देखो यहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स, हॉट एयर में भी कुछ पार्टिकल्स हैं, कोल्ड एयर यानी कि जो इसके कंपैरेटिवली जो ठंडी हवा है वहाँ पर भी पार्टिकल्स हैं। तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ गर्म होती है तो उसके पार्टिकल्स रैंडम मोशन स्टार्ट कर देते हैं, उनमें एनर्जी आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से क्या होगा, यहाँ पर जो जितने भी पार्टिकल्स थे वो दूर दूर चले जाएंगे, और वहीं पर ये ठंडी वाली हवा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, हम यहाँ हॉट एयर हटा देते हैं यहाँ से। ओके, सो ठंडी वाली लेयर की अगर मैं बात करूँ सो यहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो तो नॉर्मल हैं, जैसे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो उनको तो कोई हीट एनर्जी नहीं मिली। ठीक है, सो वो अभी पास हैं थोड़ा, जैसे वो अपने नॉर्मल प्रेजेंट रहते हैं। ओके, सो ये थोड़ा डिफरेंस हो गया, यानी कि अगर मैं इस वाले एरिया में देखूँ जहाँ पर हीट है, यानी कि जहाँ एनर्जी मिली हुई है, गर्म हवा है, ठीक है, सो वहाँ पर पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इस तरीके से। और इस एटमॉस्फेयर के ऊपर अगर मैं जाऊँ वहाँ पर पार्टिकल्स ज़्यादा पास प्रेजेंट होंगे। इतना क्लियर हुआ सभी को? तो जहाँ पार्टिकल ज़्यादा हैं, यानी कि अब यहाँ पर पार्टिकल ज़्यादा ऊपर वाले एटमॉस्फेयर में, यहाँ पर कम है। जहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है उसको हम बोलते हैं डेंसर मीडियम, डेंसिटी ज़्यादा होना। ठीक है, आपने लाइट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। सो यानी कि यहाँ पर जो है डेंसिटी ज़्यादा है, और मोर स्पेसिफिकली कौन सी डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी, दैट मीन दिस इज़ डेंसर मीडियम। और इसके कंपैरिजन में ये वाला जो मीडियम है जहाँ पर रेडिएटर की हीट है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स में रैंडम मोशन स्टार्ट हो गया है और जिसकी वजह से पार्टिकल्स दूर दूर हो गए हैं, ये वाला मीडियम कैसा है, रेयरर मीडियम। अब समझ आया आप लोगों को? यहाँ से अब जो लाइट रे वगैरह आएंगी, अब वो यहाँ, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, इस तरीके से नॉर्मल, जस्ट अ सेकेंड, इस तरीके से नॉर्मल है मान लो ये, सो नॉर्मल से अवे फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंडिंग होती है, तो इस तरीके से चली जाएंगी। ठीक है, सो ये था थोड़ा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताना चाहा, मतलब कि ऐसा क्यों होता है कि नीचे कोई आपका गर्म हवा का सोर्स, गर्म हवा इन द सेंस हीट का सोर्स रखा है, और उसके ऊपर की जो हवा होती है वो हमें ऐसी लगती है कि वो मूवमेंट हो रही है पीछे वाले पार्टिकल्स की। समझ आया? दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस फिनोमिना एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। चलिए समझते हैं अब यहाँ पे क्या लिखा है। The air just above the fire becomes hotter than the air further up. ठीक है, द हॉटर एयर, अब आपको क्लियर होना चाहिए कि जो गर्म हवा होती है, हॉटर एयर इज़ लाइटर, हॉटर एयर इज़ लाइटर ऑलवेज। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ आ गया, क्योंकि वहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोशन में होते हैं, और उनके मोशन की वजह से वो दूर दूर चले जाते हैं, और दूर दूर चले जाते हैं तो उनकी डेंसिटी कम हो जाती है। द हॉटर एयर इज़ लाइटर, that mean less dense than the cooler air above it and has a refractive index slightly less than that of the cooler air. हमें पता है कि refractive index depends on the optical density. ठीक है, जिसको क्लियर नहीं है वो ज़रूर समझ लेना, रिफ्रैक्शन का जो वन शॉट है वो ज़रूर देख लेना, वहाँ पर आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ओके, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो चीज़ें ऑप्टिकली, अगर मैं बात करूँ किसी ऑप्टिकली लाइटर मीडियम की, एक तो होता है हमारा ऑप्टिकल डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की अगर मैं बात करूँ, सो डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। यानी कि ऑप्टिकल डेंसिटी लिखने की बजाय मैं डायरेक्ट डेंसिटी लिख रही हूँ,
सो डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और हमें क्लियर हो चुका है कि जो हॉटर एयर होती है, जो गर्म हवा होती है, उसकी डेंसिटी कम होती है। सी, हॉटर एयर इज लेस डेंस देन द कूलर एयर and has refractive index slightly less than that of the cooler air. Since the physical conditions of refracting medium air are not stationary, अब physical conditions क्या है, stationary नहीं है वहाँ पर, the apparent position of the object as seen through the hot air fluctuates. अब वहाँ पर क्योंकि देखो, अगर लाइट कोई डेंसर मीडियम से, क्योंकि हमारा कूल वाला जो एयर है वो डेंसर है और हमारी हॉट एयर कूलर है, डेंसर से रेयरर मीडियम में आएगी। सो इसी वजह से हमें वो चीज़ें फ्लक्चुएटिंग नज़र आती हैं। और ये जो हमारा फिनोमिना है, यानी कि जो हमने अभी देखा कि वो चीज़ें जो हमें जो स्टेशनरी चीज़ें होती हैं वो स्टेशनरी ना नज़र आके हमें वो फ्लक्चुएटिंग नज़र आती हैं, ये फिनोमिना एक लोकल लेवल पे फिनोमिना है जो हम अपनी एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने ऑब्जर्व कर रखा होगा और कुछ बच्चे अब ऑब्जर्व कर लेंगे, ठीक है। सो ये आपको एग्जाम्पल पहले इसीलिए दिया गया ताकि आप आगे चीज़ों को रिलेट कर पाओ। ओके, सो ये समझ आया अच्छे से, ये अच्छे से समझ आया तो आगे के कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से आराम से समझ आ जाएंगे। ये तो हो गया हमारा स्मॉल स्केल पे कैसे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का फिनोमेना चल रहा है, ठीक है। अब हम लार्ज स्केल पे समझेंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार से। ओ जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो क्लियर हुआ आप सभी को ये फिनोमेना कैसे हुआ, फिर से समझें। देखो हमारी, अगर अब मैं बात करूँ इस वाले कॉन्सेप्ट को छोड़ के, अगर मैं बात करूँ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की, सो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में क्या होता है कि ऊपर जहाँ पर स्टार्स प्रेजेंट है, स्टार्स कहाँ पर प्रेजेंट है, वैक्यूम में प्रेजेंट है स्टार्स, हमारे सन वगैरह सभी स्टार्स वैक्यूम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो हमारे स्टार्स जो है यहाँ पर बना लेते हैं, स्टार्स प्रेजेंट है हमारे, कोई भी एक स्टार ले सकते हो आप, कहाँ पर है, वैक्यूम में, ठीक है, कहाँ पर है, वैक्यूम में है हमारे स्टार्स, ठीक है। सो अब हमारे स्टार से जो रे आ रही हैं, जो लाइट रे आ रही हैं, अब हमें पता है कि वैक्यूम में क्या डेंसिटी होती है, नहीं होती। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है ना, स्पीड ऑफ लाइट, हमेशा ध्यान रखना है, आपने रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ा है, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। वैक्यूम के केस में लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर लाइट अपनी मैक्सिमम स्पीड से आएगी। फिर हमारी मान लो कि यहाँ पर क्या है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अब जैसी भी बनी आप अर्थ बस समझ जाओ, मान लो यहाँ हमारी अर्थ है, सो अर्थ यहाँ पर है तो अर्थ का एटमॉस्फेयर पूरा यहाँ तक होगा, थोड़ा बहुत आगे तक फैला होगा, राइट। ये अर्थ की लेयर्स है मान लो, ठीक है। सो इस तरीके से और भी लेयर्स बना लेते हैं, ठीक है। अब मान लो कुछ इस तरीके से यहाँ पर सीन है, तो जो अर्थ है हमारी, अर्थ पे तो बहुत सारी गैसेस का हमें पता है, ठीक है, अर्थ है, अर्थ का एटमॉस्फेयर, ठीक है। हमें क्या पता है कि अर्थ पे तो बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अगेन बहुत सारी होती हैं। तो जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट हो गई, बहुत टाइप की गैसेस प्रेजेंट है और यहाँ नहीं है वो चीज़ें, यानी कि अर्थ के जो एटमॉस्फेयर में क्या हो गई, डेंसिटी ज़्यादा हो गई। यहाँ देखो एटमॉस्फेयर है तो यहाँ जैसे जैसे वैक्यूम की तरफ ये लेयर्स बढ़ती जाएंगी, डेंसिटी कम होती जाएगी। या फिर हम ऊपर से नीचे की तरफ चलें तो डेंसिटी क्या हो रही है, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। और ध्यान देना, यहाँ जो भी डेंसिटी की मैंने बात करी है या मैं बात करूँगी, दैट इज़ ऑल इज अबाउट ऑप्टिकल डेंसिटी, ओके। सो ऑप्टिकल डेंसिटी, जैसे जैसे हम वैक्यूम से अर्थ के एटमॉस्फेयर की तरफ आ रहे हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी इज़ इंक्रीजिंग, ओके।
समझ आया? स्टार कहाँ है? वैक्यूम में है। हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा है? डेंस है। यहाँ पर ज़्यादा डेंसिटी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, ठीक है। और इसी तरीके से जैसे जैसे हम ऊपर पहुँचे डेंसिटी और कम हो रही है। देख पा रहे हो पार्टिकल्स और ज़्यादा दूर दूर है। जस्ट आपको शो करने के लिए, समझाने के लिए मैंने कर दिया, ओके। अब जैसे ही लाइट रे स्टार से आएगी यहाँ पर, अब हमें पता है कि ये, अब मैंने ये क्लियर कर दिया मैंने, ओके। आई होप ये आपको समझ आ चुका है। अब हमें पता है कि लाइट रे जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है, दिस इज अ रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम से जब, ये क्या है हमारा डेंसर मीडियम, रेयरर से डेंसर की तरफ जब लाइट रे जाती है, लेट्स सपोज दिस टू बी दी सरफेस एंड दिस टू बी दी नॉर्मल, सो हमारी लाइट रे बेंडिंग शो करती है, ओके। सो इस तरीके से मान लो लाइट रे आई तो रेयर से डेंसर अवे टुवर्ड्स ये नॉर्मल होगी। सो इस तरीके से नॉर्मल की तरफ हमारी बेंडिंग हो जाएगी। समझ आया कि यहाँ ऐसे लाइट रे आई थी, नॉर्मल हुआ तो नॉर्मल की तरफ लाइट रे की बेंडिंग हो जाएगी। अगर डेंसर से रेयरर की तरफ जाती तो नॉर्मल से दूर की तरफ बेंडिंग होती, ठीक है। क्लियर हुआ इतना कॉन्सेप्ट? ठीक है। अब देखो, अब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स को कैसे रिलेट करोगे इस चीज़ से? अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आगे भी क्लियर हो जाएगा। स्टार से लाइट रे आई वैक्यूम से, और हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या है, लाइट रे आ रही हैं, और अर्थ का एटमॉस्फेयर हमें समझ आ गया डेंसिटी ज़्यादा है, ओके। सो यहाँ से लाइट रे आई, अब ऐसे आ रही थी पर ये डेंसर मीडियम है, सो टुवर्ड्स दी नॉर्मल थोड़ी सी बेंडिंग हो जाएगी, ठीक है। सो लाइट रे की बेंडिंग हो जाएगी टुवर्ड्स दी नॉर्मल, और भी ज़्यादा तो और नॉर्मल की तरफ बेंडिंग हो जाएगी। इस तरीके से नॉर्मल की तरफ बेंडिंग होते होते हमारी लाइट रे जो एंटर करेगी, जिसको इस तरीके से एंटर करना था अगर मीडियम चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ इसलिए इस तरफ की डायरेक्शन में बेंडिंग इसीलिए आई क्योंकि जैसे जैसे लेयर्स हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर की तरफ बढ़ती जा रही है वैसे वैसे डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। क्या आप डायरेक्टली कह सकते हो कि यहाँ आपका कोई स्टार है, उस स्टार से लाइट रे आई और यहाँ पर नॉर्मल की टुवर्ड्स बेंडिंग हो गई। एक लेयर से भी हम डायरेक्टली समझ सकते हैं, ठीक है, वो भी समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो, ये हमारा क्या है, स्टार है, यहाँ से लाइट रे आई, ये है हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर, ओके। सो अर्थ के एटमॉस्फेयर को हम एक डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो यहाँ क्या होगा, अब जो लाइट रे इस तरफ इस तरीके से आ रही है क्योंकि यहाँ ये रेयरर मीडियम है एंड दिस इज डेंसर मीडियम। सो रेयरर से डेंसर मीडियम के तरफ जाते हुए लाइट रे क्या करती है, नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंडिंग शो करती है, ठीक है। सो नॉर्मल, ये क्या था हमारा नॉर्मल, ये क्या है नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ बेंडिंग शो कर दी लाइट रे ने, ठीक है। सो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। और क्योंकि ये फिनोमिना एटमॉस्फेयर में हुआ है सो इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्लियर हुआ इतना कॉन्सेप्ट? सो ये देखो, ये हमारा जो स्टार था जिसको एक्चुअल में जिसकी लाइट रे को इस तरीके से जाना था, अब वो इस तरफ बेंड हो चुकी हैं, ठीक है। वापस आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। ये क्यों हुआ, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर की। अब ये जो हमारा जो लाइट रे हमें फाइनली, यहाँ कोई भी ऑब्जर्वर होगा जो लाइट रे को ऑब्जर्व करेगा, सो उसको फाइनली यहाँ से लाइट रे आती हुई दिखेंगी, यहाँ से लाइट रे आती हुई नहीं दिखेंगी, ये वाली लाइट रेज आती हुई दिखेंगी। मतलब कि जो ऑब्जर्वर होगा वो क्या करेगा, इन लाइट रेज को इनको पीछे लेकर जाएगा और स्टार की पोजीशन क्या करेगा, देखो इस तरीके से इनको पीछे की तरफ मिला देगा और स्टार को कहेगा कि स्टार तो यहाँ पर प्रेजेंट है, और एक्चुअल में हमें पता है कि स्टार यहाँ पर है, ठीक है। मतलब आप इसको और ऊपर बना सकते हो। तो यहाँ जब ये लाइट रे ऐसे जाएंगी बिल्कुल स्ट्रेट, और आपका स्टार की पोजीशन ये वाली बन जाएगी, ठीक है। सो इसको क्या बोलते हैं, अपरेंट शिफ्ट इन स्टार पोजीशन।
जो स्टार यहाँ पर था, अब उसको क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, इतनी सारी डेंस लेयर्स को क्रॉस करने की वजह से हमारे स्टार में जो स्टार की लाइट रे है उसमें रिफ्रैक्शन हुई। उसके साथ हमारे ब्रेन को तो यही पता है कि लाइट रे यहाँ से आई है, मतलब कि ये वाला पॉइंट पीछे लेकर जाओ और यहाँ हमारा स्टार है, ठीक है। एंड ये क्या है, ये स्टार की एपरेंट पोजीशन कहलाती है, एपरेंट पोजीशन। और हमारे स्टार की पोजीशन में इतना शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। सो दिस इज एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, ठीक है। समझ आया? हमें जो है इन स्टार्स वगैरह एक्चुअल स्टार नहीं दिखते, हमें दिखती हैं तो इनकी इमेजेस। क्लियर हुआ कैसे? ये हमारा एक्चुअल स्टार था और हमें नज़र आया ये वाला स्टार। समझ आया कैसे होता है? अब इस कॉन्सेप्ट को अगर आपको ये समझ नहीं आया तो वीडियो को पीछे करो और दोबारा देखो, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सारे पॉइंट्स क्लियर हुए आपको? ओके, ठीक है। सो अब हम जानते हैं कि स्टार्स की ट्विंकलिंग क्यों होती है। ये तो हमने समझा कि ये स्टार्स की है क्या, दिस इज स्टार की एक्चुअल पोजीशन और ये है हमारे स्टार की इमेज यानी कि एपरेंट पोजीशन। तो स्टार्स की ट्विंकलिंग क्यों होती है, ये तो इमेज वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो अब मैं इसको हटा देती हूँ और अब ये बात समझो आप लोग कि हमारे जो स्टार्स हैं, या हम स्टार बना लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि स्टार्स के पास कोई स्विच है, ठीक है। स्टार्स के पास ऐसा कोई स्विच नहीं है कि वो अपनी लाइट रे को एक बार ऑन करते हैं एक बार ऑफ करते हैं। मतलब कि हमें तो ऐसा लगता है कि एक बार लाइट आई एक बार नहीं आई, पर क्या स्टार सच में ऐसा करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो हमारे जो स्टार्स है वो तो अपनी कॉन्टिन्यूसली लाइट रेस को एमिट करते रहते हैं, बट स्टिल हमें ऐसा इसीलिए नज़र आता है क्योंकि इतनी सारी लेयर्स को क्रॉस करने के बाद जो हमारी लाइट रे है वो हर एक लाइट रे हमारे तक नहीं आ पाती, क्योंकि स्टार्स हमसे इतनी दूर हैं। वैसे तो स्टार्स बहुत बड़े होते हैं, लेकिन क्योंकि स्टार्स हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर हैं तो इतने दूर होते हैं, इसी वजह से यहाँ पर पॉइंट साइज नज़र आते हैं। स्टार्स काफ़ी छोटे लगते हैं ना, तो उनकी जो लाइट रेज होती हैं वो कोई यहाँ आकर यहाँ बेंड हो गई, कोई यहाँ बेंड हो गई, कोई यहाँ चली गई, कोई यहाँ चली गई। इस तरीके से लाइट रेज की कोई बेंडिंग होती रहती है, ठीक है। सो कुछ ही लाइट रेज होती है जो हमारे तक यहाँ तक फाइनल स्टेप में पहुँच पाती हैं। सो मान लो ऐसा हो रहा है कि एक बार स्टार से लाइट आकर कोई यहाँ बेंड हो गई, दूसरी बार स्टार से लाइट आई, तीसरी बार वो फिर बेंड हो गई, चौथी बार फिर आई फिर बेंड हो गई, लेकिन फिर फाइनली फिफ्थ टाइम फिर वो पहुँच गई। इस तरीके से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होती है। समझ आया कॉन्सेप्ट सभी को? क्यों हुआ ये सब? क्योंकि मीडियम में चेंज होता है। मीडियम में चेंज क्यों हुआ? क्योंकि डेंसिटी चेंज होती है, ओके। डेंसिटी में चेंज क्यों आया? क्योंकि ये जो बाहर वाला जहाँ पर हमारा स्टार प्रेजेंट है वो है वैक्यूम, जिसमें लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है, और वहीं पर अर्थ के एटमॉस्फेयर पे जो है बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक पार्टिकल्स, गैसेस, फॉग, बहुत सारी चीज़ें, जिसकी वजह से जैसे जैसे हम अर्थ के एटमॉस्फेयर के पास आएंगे डेंसिटी इंक्रीज होती हुई जाएगी। सो रिफ्रैक्शन होती जाएगी, जिसकी वजह से हमें स्टार की एक्चुअल पोजीशन ना दिखकर एपरेंट पोजीशन नज़र आती है, और साथ ही साथ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स वाला फिनोमेना भी नज़र आता है। क्लियर हुआ सभी को? ओके। सो एक बार अब हम एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हो चुका है? ओके, चलिए। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब मान लो आपसे कुछ 1 मार्कर क्वेश्चन आ गया कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होती है। सो एक पॉइंट जो आपको मेन पॉइंट, की पॉइंट जो यहाँ लिखना है, दैट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखो यहाँ पर जैसे जैसे हम अपने वैक्यूम, ये क्या है? वैक्यूम है जहाँ स्टार प्रेजेंट है, और ये हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर आता जा रहा है, मतलब इस साइड पे अर्थ का एटमॉस्फेयर, जहाँ ये ऑब्जर्वर है ये अर्थ के एटमॉस्फेयर पे है।
सो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता जा रहा है, यानी कि डेंसिटी बढ़ रही है। ओके, सो अब ये देखो स्टार्स की जो ये हमारी लाइट रे थी इस तरीके से आते हुए इस तरीके जो बेंड हो चुकी है, अब हमारा ब्रेन क्या करेगा, इसको पीछे की तरफ मिलाएगा, ठीक है, इसका स्ट्रेट लाइन पाथ बना देगा और हमारे ब्रेन को जो स्टार की पोजीशन लगेगी वो होगी ये, विच इज़ नॉट द एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार, और इसको हम बोलते हैं एपरेंट स्टार पोजीशन। ठीक है, और ये है हमारा रे का पाथ। ठीक है, क्लियर हुआ? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि नीचे जैसे जैसे हम अर्थ के एटमॉस्फेयर के पास आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, ओके। The starlight on entering the earth atmosphere undergoes refraction continuously before it reaches the earth. अब बेचारी स्टारलाइट जो है यहाँ तक तो मतलब वैक्यूम से अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब तक नहीं आई, जब तक तो इस तरीके से जा रही है आराम से, लेकिन उसके बाद हर एक पॉइंट पे रिफ्रैक्शन शो करनी पड़ती है, बेंडिंग हो जाती है लाइट रे की। ठीक है, कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन हो रही है। The atmospheric refraction occurs in a medium of gradually changing refractive index. क्यों होती है atmospheric refraction? Because of the gradual changing of refractive index. Okay. Since the atmosphere bends starlight towards the normal. क्यों towards the normal? क्यों? समझ आया ना? क्योंकि rarer medium से denser medium में आई लाइट रे, और डेंसर मीडियम में क्या होता है, टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंडिंग होती है हमारी लाइट रे की। ठीक है, द एपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन। देखो ये हमारे स्टार की एक्चुअल पोजीशन और ये है एपरेंट पोजीशन। द स्टार अपीयर स्लाइटली हायर और अबव देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। अब हमने जो डायग्राम बनाया था उसमें तो स्टार नीचे दिख रहा था, हम उसको ऊपर तक पहुंचाएंगे ना, जैसे हमने जो डायग्राम बनाया था वो रफ था, है ना, लेकिन जैसे हमारा स्टार यहाँ प्रेजेंट है, सो टुवर्ड्स दी नॉर्मल तरफ बेंड करते करते जब इसको हम ऊपर तक पहुंचाएंगे सो हमें स्टार की एक्चुअल पोजीशन कहीं ऊपर नज़र आएगी, और बहुत यहाँ पर डिफरेंस होता है एपरेंट और एक्चुअल पोजीशन में। ठीक है, सो इस बात का ध्यान रखना कि स्टार की जो एपरेंट पोजीशन होती है वो अलग होती है और थोड़ा सा हायर हमें नज़र आता है, अबव देन इट्स एक्चुअल पोजीशन व्हेन व्यूड नियर द हॉरिजन। अब ये हॉरिजन क्या होता है? हॉरिजन बेसिकली वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जहाँ पर हमें लगता है कि अर्थ और हमारा स्काई, अर्थ की सरफेस और स्काई दोनों मीट कर रहे हैं। Further, this apparent position of the star is not stationary but keeps on changing slightly since the physical conditions of the earth atmosphere are not stationary. अब हमारी अर्थ की जो हमारे जो स्टार है उसकी एक्चुअल पोजीशन तो ये है, लेकिन कॉन्टिन्यूसली जो लाइट रेज आ रही हैं, मतलब कि लाइट रेज भी कॉन्टिन्यूसली आ रही हैं, स्टार की एक्चुअल पोजीशन भी वही है, बट फिर भी जो एपरेंट पोजीशन हमें नज़र आती है स्टार की वो फ्लक्चुएटिंग होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ से जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर है कंडीशंस थोड़ी चेंज होती रहती हैं, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन का लेवल बढ़ता या घटता जाता है। एज वॉज द केस इन प्रीवियस पैराग्राफ, यानी कि जो हमने रेडिएटर वाला केस देखा था वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था। Since the stars are very distant, they approximate point size source of light, है ना, बताया था मैंने आपको कि स्टार्स जो है हमसे काफ़ी दूर है, सो वो हमारे लिए क्या है, पॉइंट सोर्स है लाइट का। As the path of rays of light coming from the star goes on varying slightly, the apparent position of the star fluctuates as the amount of starlight entering the eye flickers, और उसी वजह से हमें स्टार की ट्विंकलिंग नज़र आती है। ठीक है, हम बचपन में गाते थे ना वो पोयम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, लाइट की स्टार की लाइट की ट्विंकलिंग होती है,
लेकिन स्टार तो अपनी लाइट हमेशा हर टाइम एमिट करता रहता है, फिर भी लाइट की ट्विंकलिंग इसीलिए हमें देखने को मिलती है स्टार्स की ट्विंकलिंग, क्योंकि वो स्टार्स क्या है, फर्स्ट पॉइंट लिखोगे कि स्टार्स हमसे बहुत दूर हैं, सो दे आर पॉइंट साइज्ड सोर्स ऑफ लाइट फॉर अस. As the path of rays of light coming from the star goes on varying slightly, the apparent position of the star fluctuates. अब जैसे जैसे स्टार की वो लाइट रेज आ रही हैं हमारे पास, सो उसका पाथ फ्लक्चुएट होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है. क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है ना. सो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जो स्टार की एक्चुअल पोजीशन है वो भी हमारी एक्चुअल पोजीशन तो वही रहती है, लेकिन अपरेंट पोजीशन जो हमें नज़र आती है वो चेंज होती रहती है. इसीलिए जो स्टार है दैट समटाइम्स अपीयर ब्राइटर एंड एट सम अदर टाइम फेंटर, वो इज द ट्विंकलिंग इफेक्ट. सो अगर आपसे कोई ट्विंकलिंग इफेक्ट पूछता है या फिर ट्विंकलिंग और स्टार्स का फिनोमिना पूछता है तो आप इतना एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, क्योंकि जो हमारी लाइट रे है वो हमारे जो स्टार वैक्यूम में प्रेजेंट है वहाँ से अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ रही हैं. और अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या है, डेंसिटी ज़्यादा है. जब अर्थ के एटमॉस्फेयर ऑप्टिकली डेंसर है, उसकी वजह से क्या होता है कि स्टार की जो लाइट रे है वो अपना पाथ चेंज करती रहती हैं, और उसी की वजह से हमें स्टार कभी कभी तो ब्राइटर दिखता है और कभी कभी फेंटर दिखता है. क्लियर हुआ सभी को समझ आया कि हमें जो है स्टार्स की रियल पोजीशन नहीं, रियलिटी में जो स्टार जहाँ प्रेजेंट है वो नहीं दिखते, बल्कि उनकी इमेज नज़र आती है. एक पॉइंट तो ये समझा अभी तक हमने. दूसरा पॉइंट समझा कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होती है. अब हम बात करेंगे कि प्लैनेट्स ट्विंकलिंग शो नहीं करते, ऐसा क्यों. मतलब कि स्टार्स तो ट्विंकल करते हैं पर प्लैनेट्स क्यों नहीं करते. अब आपको याद हो तो हमने पहले पॉइंट क्या समझा था ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में, कि जो स्टार्स होते हैं वो हमसे काफ़ी दूर होते हैं, और इसी वजह से उनके जो वो एक तो वो लाइट का सोर्स है ही वो, और वो इतनी दूर है, तो वो जब कोई चीज़ हमसे बहुत ज़्यादा दूर होती है तो वो हमें पॉइंट साइज लगती है. पॉइंट साइज का मतलब जैसे पॉइंट होता है ना इतना छोटा सा, तो इतने इसी साइज़ की हमें वो नज़र आती है ना. स्टार्स हमें बहुत छोटे छोटे नज़र आते हैं ना रात को जब हम देखते हैं, इसी वजह से ट्विंकलिंग होती है. तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेगा. Why don't the planets twinkle? प्लैनेट्स ट्विंकलिंग क्यों नहीं शो करते. प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू दी अर्थ. अब प्लैनेट्स जो है वो अर्थ के तो पास है ना, हमसे पास है प्लैनेट्स, ठीक है. दे आर मच क्लोजर टू दी अर्थ एंड द सीन एज एक्सटेंडेड सोर्सेस. यानी कि जो स्टार था, मान लो अगर मैंने बात करी स्टार की, सो स्टार इतना सा है, हमें लगता है कि बस ये पॉइंट सोर्स है, इतना ही सोर्स आएगा इसका लाइट का, और यहाँ से आई कोई लाइट यहाँ आकर बेंड हो गई, कोई पहुँच गई हमारे पास, ट्विंकलिंग हो गई स्टार्स की. लेकिन हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो पॉइंट सोर्स नहीं होते लाइट के, बल्कि दे आर कलेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज्ड सोर्सेज ऑफ लाइट. बहुत सारे पॉइंट साइज्ड सोर्सेज हैं जो लाइट के, उनकी कलेक्शन की तरह बिहेव करते हैं हमारे प्लैनेट्स, ओके. एंड दे आर मच क्लोजर टू दी अर्थ. और वो क्या है, एक्सटेंडेड सोर्सेज. अब देखो इस चीज़ को समझते हैं क्या होता है ये. अब हमने पहले बात करी पॉइंट सोर्सेज की, अब बात करते हैं हम कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्सेज की. सो लेट्स सपोज दिस टू बी प्लैनेट ए, ठीक है, प्लैनेट ए है ये मान लो. अब यहाँ पर जो है कलेक्शन है ये बहुत सारे पॉइंट साइज्ड सोर्सेज का, और कौन से सोर्सेज, लाइट के सोर्सेज, ठीक है. कलेक्शन है बहुत सारे पॉइंट साइज लाइट के सोर्सेज का, ठीक है. क्लियर हुआ. अब यहाँ पर मान लो इतने सारे सोर्सेज हैं लाइट रेज के, ठीक है, और एक तरफ हम बात कर रहे थे जहाँ पर अकेला स्टार था, ठीक है. अब यहाँ से कोई लाइट रे आई तो बेंड हो जाती है, कुछ आती हैं कुछ बेंड हो जाती हैं, इधर उधर डेविएट हो जाती हैं अपने पाथ से. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसको हम ऊपर लिख देते हैं,
यहाँ पर क्या हो रहा है कि मान लो ये इस वाले पॉइंट सोर्स से लाइट रे पहुँचाई, ओके, और इसने पहुँचाई लेकिन इसकी यहीं डेविएट हो गई, ऐसे इसने पहुँचाई, इसकी डेविएट हो गई, फिर इसकी लाइट रे आई, ये पहुँच गई हमारे तक, इसकी डेविएट हो गई। मतलब कि इतने सारे पॉइंट सोर्सेज हैं, अगर एक पॉइंट सोर्स की भी हमारे पास लाइट रे आ गई तो हमें लगेगा कि हाँ वहाँ पर लाइट रे है, मतलब कि वो प्रेजेंट है वहाँ पर प्लैनेट, ठीक है। सो जब इतने सारे पॉइंट सोर्सेज हैं, एक की लाइट रे नहीं पहुँचेगी तो किसी और की पहुँच जाएगी। मान लो अब इस केस में क्या हुआ कि ये दो लाइट रेज यहाँ पर पहुँच गई, एक ये वाली और एक ये वाली, बाकी सब इधर उधर फैल गई, इधर उधर डेविएट हो गई। सो ऑब्जर्वर की आइज पर तो ये दो लाइट रेज पहुँच जाएंगी ना प्लैनेट्स की। सो दिस इज नोन एज कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्सेज। समझ आया कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्सेज क्या होता है, ओके। सो हमारे प्लैनेट्स दे एक्ट एज कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज्ड सोर्सेज ऑफ लाइट एंड द टोटल वेरिएशन इन अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आइज फ्रॉम ऑल द इंडिविजुअल पॉइंट साइज सोर्सेज विल एवरेज आउट टू बी टू ज़ीरो। मतलब ज़ीरो से अलग कुछ ना कुछ एवरेज 2, 4, 10, 15 कुछ ना कुछ तो आ ही जाएंगी, देयर बाय नलीफाइंग द ट्विंकलिंग इफेक्ट। अब यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था ना, हुआ तो यहाँ भी ऐसा था कि ये लाइट रेज आई, ये डेविएट हो गई, ये आई, ये डेविएट हो गई, ये आई, ये डेविएट हो गई, लेकिन कुछ लाइट रे ऑब्जर्वर तक पहुँच गई, जिसकी वजह से ट्विंकलिंग इफेक्ट हमें प्लैनेट्स के केस में नज़र नहीं आता। सो अगर आपको पॉइंट्स लिखने हैं कि क्यों ऐसा होता है कि प्लैनेट्स के केस में नज़र नहीं आता, स्टार्स के केस में आता है। सो फर्स्ट पॉइंट विल बी कि प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू दी अर्थ, यानी कि अर्थ पे जो हम ऑब्जर्वर हैं हमारे पास में है। उसके बाद दे आर एक्सटेंडेड सोर्सेज, और थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, दे एक्ट एज कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज्ड सोर्सेज ऑफ लाइट, ठीक है। फिर द टोटल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आई फ्रॉम ऑल द इंडिविजुअल पॉइंट साइज सोर्सेज विल एवरेज आउट ऑफ ज़ीरो। ये हो जाएगा आपका फोर्थ एंड फाइनल पॉइंट, और उसके बाद आप लिख लोगे देयर बाय नलीफाइंग द ट्विंकलिंग इफेक्ट। सो ये वैसे आपको मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो ये पूरा ही आपको लिखना पड़ेगा, तो थोड़े थोड़े वर्ड्स आप यहाँ से हटा सकते हो, लेकिन ये पूरा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो समझ आया ना क्यों होता है ऐसा। और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के केस में भी समझ लो कैसे लिखना है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के केस में आप क्या लिखोगे, ये तो आपको समझ आ गया, सब समझाने के लिए था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। स्टार्स आर वेरी डिस्टेंट, दे अप्रॉक्सीमेट पॉइंट साइज सोर्सेज ऑफ लाइट, ठीक है। एज द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार गोज ऑन वेरिंग स्लाइटली, धीरे धीरे भी वो स्लाइट वेरिएशंस होते हैं, तो अपरेंट पोजीशन जो होती है स्टार की वो फ्लक्चुएट हो जाती है, जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग अवर आई वो भी चेंज हो जाती है, वो भी फ्लिकर करने लगती है एंड फ्लिकर करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें फेंटर और कई बार हमें ब्राइटर नज़र आते हैं हमारे स्टार्स। समझ आया, फेंटर एंड ब्राइटर, ओके। नाउ कमिंग ऑन टू दी फाइनल टॉपिक विच इज एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। सो आई होप आपको ट्विंकलिंग वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है समझ आया। यहाँ पर भी वही वाला कॉन्सेप्ट लगने वाला है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का ही। The sun is visible to us about 2 minutes before the actual sunrise and about 2 minutes after the actual sunset. अब इतनी बात आप हमेशा ध्यान रखना कि सन जो पहली किरण होती है सूरज की वो हमें 2 मिनट पहले नज़र आती है एक्चुअल सनराइज़ की। सनराइज़ हम किसे मानते हैं, जब ये जो हमारा हॉरिजन है ना, देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारा हॉरिजॉन है ना, सो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है मैंने, ठीक है। यही हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी रिप्रेजेंट कर रही है हॉरिजन को। अगर सन इस हॉरिजन के ऊपर आ जाएगा, मान लो यहाँ पर सन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सनराइज़। और यहाँ पर है तो इसको हम कहेंगे कि सनराइज़ नहीं है, अभी तो सनसेट है। समझ आया। लेकिन जो सनराइज़ होता है एक्चुअल में सनराइज़ होने से पहले, मतलब कि एक्चुअल में जो सन हॉरिजन के ऊपर आए
उससे पहले ही हमें सनराइज़ नज़र आ जाता है। मतलब हमें कैसे पता कि सन हमारे हॉरिजन से ऊपर आ गया? हमें तो ऐसे ही पता है ना कि सन की लाइट रे आई, मतलब सनराइज़ हो चुका है। अब वो जो लाइट रे है वो 2 मिनट पहले ही आ जाती है हमारे पास, इस बात को याद रखना, ठीक है। सो द एक्चुअल सनसेट, the sun is visible to us about 2 minutes before the actual sunrise and 2 minutes after the actual sunset, यानी कि ओवरऑल 4 मिनट्स तक हमारा जो डे है वो लंबा हो जाता है। मतलब कि 2 मिनट बाद तक हमें दिख रही है लाइट रे और 2 मिनट पहले दिख जाती है सनराइज़ के। अब ऐसा क्यों होता है? ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। समझो यहाँ पर भी एटमॉस्फेयर की लेयर्स है हमारे अर्थ की, ठीक है। यहाँ हमारी जो सनलाइट आएगी, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ हमारी जो सनलाइट आई है सन से, वो यहाँ तक आई, सीधी सीधी वैक्यूम में चल रही थी आराम से। पर अब क्या है, क्योंकि डेंसिटी इंक्रीज हो चुकी है, हमारी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होती है वैक्यूम के कंपैरिजन में। सो यहाँ क्या हुआ, डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये बेंडिंग हो गई इस सनरेज़ की, और ज़्यादा बेंडिंग हो गई, तो ऑब्जर्वर की आइज़ तक जो है ये सनरेज़ पहले ही पहुँच जाती हैं। अब देखो एक्चुअल में जो हॉरिजन से ऊपर गया नहीं है हमारा सन, लेकिन यहीं पर बेंडिंग करते 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 पहले पहुँच गई लाइट रे। इसी तरीके से सनसेट के टाइम पे, अब सनसेट में क्या हो रहा है, अब यहीं से समझो, ये है सनराइज़ का कॉन्सेप्ट कि सनराइज़ के टाइम पे क्या हो रहा है, अभी तो स्टार यहाँ पर है, सॉरी सन, अभी तो सन यहाँ पर है, बट फिर भी इसकी जो लाइट रेज हैं वो हमारी आइज़ तक पहुँच रही हैं। तो हमें क्या लगता है, पहले ही सनराइज़, हमें लगता है कि सनराइज़ हो चुका है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में हम सनराइज़ किसको मानते हैं, जब हमारा सन हॉरिजन से ऊपर आता है। क्लियर हुआ? सो यहाँ से जब हमारी लाइट रेज हमारे पास आती हैं, सो हम इन लाइट रेज को, हमारा जो माइंड है इन लाइट रेज को इस तरीके से पहुँचा देता है, और हमारे माइंड को लगता है कि ये हॉरिजन है ना, इससे ऊपर ही है हमारा सन, मतलब कि सनराइज़ हो चुका है, सनराइज़ हो चुका है, ठीक है। हमारे माइंड को नहीं पता कि सन अभी भी हॉरिजन के नीचे ही है। समझ आया? इसी तरीके से सनसेट के टाइम पे जब हमारा जो सन है, अब मान लो अब सनसेट के टाइम पे क्या होगा, सनराइज़ समझ आया, अगर आपको सनराइज़ समझ आया तो सनसेट भी आ जाएगा। देखो हॉरिजन के अभी नीचे जा चुका है, ठीक है। अब मान लो यही हम मान रहे हैं सनसेट का, अब इसको मान लो सनसेट का केस। अब सन क्या है, हमारा हॉरिजन के नीचे जा चुका है, ठीक है। बट अब यही तो केस हो रहा था सनराइज़ के केस में भी, सन से लाइट रे अब भी हमारे पास आ रही थी, तो ऑब्जर्वर क्या करेगा, इसको पीछे तक एक्सटेंड कर देगा और ये हमारी एपरेंट पोजीशन बन जाएगी सन की। सन और थोड़ा नीचे गया, यहाँ पर आ गया सन, फिर भी इसकी थोड़ी थोड़ी लाइट रेज आ रही हैं, फिर हमारा माइंड क्या करेगा, थोड़ा इसको पीछे तक एक्सटेंड करेगा, तो धीरे धीरे हमें ऐसा लगेगा कि एक्चुअल में जो सनराइज़ हुआ है उसके बाद तक हमारे पास सन की रेज आती रहेंगी। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। समझ आया? By actual sunrise we mean the actual crossing of the horizon by the sun. हॉरिजन क्लियर हुआ ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारी अर्थ को और स्काई को हमें लगता है कि ये दोनों यहाँ पर मीट करेंगे, उसी को हम बोलते हैं हॉरिजन, ठीक है। सो हम एक्चुअल सनराइज़ का क्या मतलब है कि हमारा सन एक्चुअल में इस हॉरिजन को क्रॉस करे और ऊपर पहुँचे। क्लियर हुआ? This figure shows the actual and apparent positions of the sun with respect to horizon. अब यहाँ आपको समझ आ रहा है सन की एक्चुअल पोजीशन तो ये है, लेकिन हमें जो सन की apparent पोजीशन है वो कहीं ऊपर नज़र आ रही है ना, कहीं ऊपर नज़र आ रही है। द टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट, अब एक्चुअल सनसेट, अब ये समझ आया ना कि एक्चुअल सनसेट
हमारा जब हो चुका होता है, बट फिर भी हमें ऐसा लगता है कि सन जो है हमारा हॉरिजन के ऊपर ही है, मतलब कि अभी सनसेट नहीं हुआ, ये हमारे दिमाग को लगता है, लेकिन एक्चुअल में सनसेट हो चुका होता है उस टाइम पे भी। और सनराइज़ से पहले ही हमारे माइंड को ये हो जाता है कि हाँ लाइट रेज आ गई, मतलब सनराइज़ हो चुका है, ठीक है। सो हमारा माइंड क्या करता है कि ये जो लाइट रेज हमारे तक आ रही है ना, उनको इस तरीके से पहुंचाता है जिससे हमें लगता है कि सनराइज़ हो चुका है। सो जो टाइम डिफरेंस है बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड अपरेंट सनसेट इज़ अबाउट 2 मिनट्स। एक्चुअल सनसेट और अपरेंट सनसेट के बीच का भी जो टाइम डिफरेंस है दैट इज़ अबाउट 2 मिनट्स। The apparent flattening of the sun's disk at sunrise and sunset is also due to the same phenomena. So sun के sunrise और sunset पे जो flattening, apparent flattening होती है ना sun के disk की, that is also because of the atmospheric refraction. समझ आया सभी को atmospheric refraction क्या होता है? और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का फिनोमेना। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं, और इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हम थोड़ा सा याद करेंगे अपने प्रिज्म को, ठीक है। सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए वो रिवाइज करके आना सारे कॉन्सेप्ट्स जो वेवलेंथ के मैंने आपको बताए थे, और हमारा ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ये भी आपको अच्छे से रीड करना है, और यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं इस चैप्टर से, ठीक है। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। अगर आपको कोई डाउट है इस टॉपिक में, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए हैं। कीप रिवाइजिंग, टेक केयर, थैंक यू।